पुणे में संत तुकाराम मंदिर के उद्घाटन की करते हैं। पुणे में संत तुकाराम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वो 14 जून को पुणे के देहू में जगत गुरु श्री संत तुकाराम शिला मंदिर और मुंबई के राजभवन में जल भूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन करेंगे। संत तुकाराम 17वीं शताब्दी के एक महान संत कवि थे। उन्हें भक्ति गीत, जिन्हें अभंग कहा जाता था, और कीर्तन के लिए जाना जाता है। उनका जन्म पुणे जिले में देहू नामक गांव में हुआ। वे वरकरी संप्रदाय से जुड़े थे। इनके द्वारा गाए गए तथा इनके शिष्यों द्वारा लिखे गए लगभग 4000 अभंग आज भी उपलब्ध हैं। उनके निधन के बाद उनके जन्म स्थान पर एक शिला मंदिर बनाया गया। अब इसे दोबारा 36 शिखरों के साथ पत्थर की चिनाई कर बनाया गया है। यहाँ संत तुकाराम की मूर्ति भी स्थापित की गई है। उनके द्वारा महाराष्ट्र धर्म का प्रचार हुआ, जिसके सिद्धांत भक्ति आंदोलन से प्रभावित थे। महाराष्ट्र धर्म का उपयोग श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज ने सभी वर्ग को एक सूत्र में पिरोने के लिए किया। वहीं जल भूषण भवन की बात करें तो यह 1885 के समय से ही महाराष्ट्र के गवर्नर का आधिकारिक आवास था। 2016 में यहाँ एक बंकर मिला था। इसके बारे में बताया गया कि इसका इस्तेमाल शायद ब्रिटिशर्स ने अपने हथियार के सीक्रेट भंडार के लिए किया हो, स्टोरेज के लिए किया हो। यहीं पर क्रांतिकारियों की गैलरी बनाई गई है। ये गैलरी महाराष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारियों की याद में बनाई गई है। इसके जरिए वसुदेव बलवंत फड़के, चापेकर बंधु, सावरकर बंधु, मैडम भीकाजी कामा, 1946 के नौसैनिकों के विद्रोह को श्रद्धांजलि दी गई है। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारत की तरफ से भगवान बुद्ध के अवशेषों को लेकर एक डेलीगेशन मंगोलिया भेजा गया है। कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू के साथ करीब 25 मेंबर्स की डेलीगेशन टीम मंगोलिया पहुंची है। यहां 14 जून को होने वाले बुद्ध पूर्णिमा के समारोह का आयोजन किया जाएगा और इसी आयोजन में भगवान बुद्ध के अवशेषों को प्रदर्शित किया जाएगा। करीब 11 दिनों तक मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर के गंदान मॉनेस्ट्री में इन अवशेषों को रखा जाएगा और उन्हें राजकीय अतिथि का दर्जा दिया जाएगा। भगवान बुद्ध के अवशेषों को भारत से बाहर भेजे जाने की इजाज़त आमतौर पर नहीं मिलती। ये अवशेष संस्कृति मंत्रालय के नेशनल म्यूजियम में रखे गए 22 अवशेषों का हिस्सा हैं। माना जाता है कि ये 22 अवशेष कपिलवस्तु से प्राप्त किए गए थे। गौरतलब है कि गंदान मॉनेस्ट्री के लिए 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध का स्टैच्यू गिफ्ट किया था, जिसे 2018 में इंस्टॉल किया गया था। अगली खबर देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जानकारी दी है कि जल्द ही देश में 15,000 पीएम श्री स्कूलों की स्थापना की जाएगी। इनमें से 500 से 600 स्कूल ओडिशा में स्थापित होंगे। ये अत्याधुनिक स्कूल NEP 2020 की प्रयोगशाला के तौर पर काम करेंगे और देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। समग्र शिक्षा योजना 2.0 के तहत अगले 4 साल में शिक्षा योजना पर 2.94 लाख करोड़ रुपए भी खर्च करने की योजना है। समग्र शिक्षा योजना 2.0 को वर्ष 2018 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका आरंभ केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2021 में किया गया। ये स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है, जिसमें प्री स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक की शिक्षा संबंधी सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। यह योजना 31 मार्च 2026 तक शुरू की जाएगी। अगली खबर देख लेते हैं। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने टाइप 1 डायबिटीज से जूझ रहे बच्चों और किशोरों के लिए प्री ट्रैवल गाइडलाइंस जारी की हैं। ICMR के मुताबिक दुनिया में 10 लाख से अधिक बच्चों और किशोरों को टाइप 1 डायबिटीज है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के मुताबिक भारत में टाइप 1 डायबिटीज के दुनिया के सबसे ज्यादा मामले हैं। ICMR की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दशकों में देश में डायबिटीज से पीड़ित लोगों की संख्या में 150% की वृद्धि हुई है। दुनिया में डायबिटीज से पीड़ित हर छठा व्यक्ति भारतीय है और अब ये बीमारी हाई से मिडिल इनकम ग्रुप और यहाँ तक कि समाज के कमज़ोर वर्गों तक पहुँच गई है। टाइप 1 डायबिटीज़ को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ या जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहा जाता है। इसमें पैंक्रियाज यानी अग्नाशय या तो बहुत कम या फिर बिल्कुल भी इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता। ऐसे रोगियों को जिंदगी भर इंसुलिन इंजेक्शन लेने की ज़रूरत हो सकती है। इनमें कोविड-19 का जोखिम भी बढ़ जाता है। गाइडलाइंस में ICMR ने यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान बहुत सी चीज़ों पर सावधानी बरतने को कहा है। इसके लिए सफ़र करने से 3 से 4 हफ्ते पहले ही
पेशेंट को अपने फिजिशियन को इन्फॉर्म करने की सलाह दी गई है। अपने साथ दवाइयां और ब्लड टेस्टिंग मटेरियल्स रखने की हिदायत भी दी गई है। ट्रैवल के दौरान आरामदायक जूते और जुराबों का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर हो सकता है। यदि भाषा की दिक्कत हो तो कार्ड्स आदि का इस्तेमाल करने से बीमारी के बारे में बताने में मदद मिल सकती है। चलिए अगली खबर देखते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आज प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को चेतावनी जारी करते हुए ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स के विज्ञापन देने से बचने के लिए कहा। इसकी चेतावनी में बताया गया है कि देश के अधिकांश हिस्सों में सट्टेबाजी और जुआ अवैध है और यह उपभोक्ताओं, विशेष रूप से युवाओं और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल और सोशियो इकोनॉमिक रिस्क पैदा करता है। ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापनों से प्रोहिबिटेड एक्टिविटी को बढ़ावा मिलता है। इनमें यह भी बताया गया कि ऑनलाइन गैम्बलिंग के विज्ञापन मिसलीड करते हैं। साथ ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, एडवर्टाइजिंग कोड अंडर द केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट 1995 और भारतीय प्रेस परिषद द्वारा नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट के तहत निर्धारित पत्रकारिता आचरण के मानदंडों के अनुरूप नहीं है। आपको बता दें कि ऑनलाइन गैम्बलिंग और बेटिंग स्टेट लिस्ट का हिस्सा है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में इनका विस्तार से जिक्र किया गया है। सरल शब्दों में राज्य सरकार अपने राज्य में सट्टेबाजी और जुए की प्रथाओं पर पूर्ण नियंत्रण रख सकती है। चलिए अगली खबर देखें। आज यानी 13 जून को पूरे देश में प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया गया। इस मेले का आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा किया गया है। मेले में 36 से अधिक क्षेत्रों की 1000 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा अब हर महीने इस मेले का आयोजन किया जाएगा। 5वीं से 12वीं कक्षा पास करने का प्रमाण पत्र रखने वाले, कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वाले, ITI डिप्लोमा या स्नातक डिग्री रखने वाले व्यक्ति इन रोजगार अवसरों के लिए इंटरव्यू देने के लिए आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवारों को उनकी प्रशिक्षण अवधि के अंत में नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग द्वारा मान्यता दी जाएगी, जिससे उन्हें इंडस्ट्री रिकॉग्निशन मिलेगी। प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला में भाग लेने वाले संगठनों को एक आम मंच पर अप्रेंटिस से मिलने और मौके पर उम्मीदवारों का चयन करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा कम से कम 4 कर्मचारियों वाले लघु उद्योग इस आयोजन में प्रशिक्षुओं यानी अप्रेंटिस को रख सकेंगे। एक क्रेडिट बैंक की भी अवधारणा जल्द ही की जाएगी, जिसमें लर्नर्स द्वारा एक्युमुलेट किए गए क्रेडिट्स की डिपॉजिटरी होगी। सबसे पहले बात एपिक यानी एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने हाल ही में एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स जारी किया है। इसे वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक भी कहा जाता है। यह दरअसल एक नंबर होता है जिसके जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि पार्टिकुलेट वायु प्रदूषण का जीने की संभावना यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके मुताबिक दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है, जहां वायु प्रदूषण के चलते औसतन 10 साल की उम्र कम हुई है, जबकि लखनऊ में ये आंकड़ा 9.5 साल है। इंडो गैंगेटिक प्लेन दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित क्षेत्र है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर प्रदूषण इसी तरह बढ़ता रहा तो पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक लगभग 50 करोड़ लोगों की उम्र औसतन 7.6 साल तक घट सकती है, जबकि सिगरेट पीने से लोगों की उम्र 1.5 साल तक घट सकती है। इन सभी आंकड़ों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि प्रदूषित हवा में सांस लेना सिगरेट पीने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। दिल्ली में PM 2.5 की मात्रा 107.6 पाई गई है, जो कि WHO द्वारा निर्धारित की गई सेफ लिमिट के 10 गुना से भी ज्यादा है। PM 2.5 हवा में घुलने वाला बहुत ही छोटा पदार्थ होता है। इन कणों का व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। यह विषैले पदार्थों से बना होता है जो लंग्स और दूसरे अंगों में सेटल हो जाते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। माना जा रहा है कि यह स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जो कि भ्रूण अवस्था से ही शुरू हो जाता है। भारत में ट्रैफिक, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, ईंट के भट्टों, पराली जलाने और कारखानों के कारण पार्टिकुलेट प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ा है। एपिक की रिपोर्ट के मुताबिक 1998 से अब तक औसतन वार्षिक पार्टिकुलेट प्रदूषण में 61.4% की वृद्धि हो चुकी है। सेना में भर्ती के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टूर ऑफ ड्यूटी योजना को स्वीकृति दे दी है। इस योजना को अग्निपथ भर्ती योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत भारतीय युवाओं को बतौर अग्निवीर सशस्त्र बलों में सेवा का मौका मिल सकेगा।
इसके तहत सैनिकों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक अवधि के आधार पर भर्ती किया जाएगा। एक तय अवधि के लिए सेना में शामिल होने के कॉन्सेप्ट को टूर ऑफ ड्यूटी कहा जाता है। यह कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के समय जब ब्रिटिश वायुसेना के पायलट तनाव में आ गए थे, तब इस कॉन्सेप्ट को लाया गया था। इस मॉडल के तहत 4 साल के लिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक PBOR के लिए नियुक्तियां की जाएंगी। युवाओं को 6 महीने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ड्यूटी पूरी होने के बाद युवा दूसरी जगह नौकरी कर सकते हैं और रेगुलर कैडर के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। युवाओं को नेशनल पेंशन स्कीम और एक निश्चित अवधि के लिए मेडिकल बेनिफिट भी दिए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति की रिपोर्ट के मुताबिक तीनों सेनाओं में अफसरों और जवानों की कमी है। आर्मी में 81,000 से ज्यादा पद खाली हैं। वायुसेना में अफसरों और एयरमैन के करीब 7,000 और नौसेना में अफसरों, नाविकों के 12,500 पद खाली हैं। यह योजना जवानों की संख्या को बढ़ाने और सरकार का खर्च कम करने के साथ साथ रोजगार के अवसरों को भी बढ़ाएगी। मई में थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर 15.88% के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है। अप्रैल में यह आंकड़ा 15.08% था और मई 2021 में यानी ठीक 1 साल पहले ये 13.11% था। इस बार लगातार तीसरे महीने में थोक महंगाई में इजाफा देखने को मिला है। WPI मुद्रास्फीति पिछले साल अप्रैल से लगातार 14वें महीने दोहरे अंक में बनी हुई है। गौरतलब है कि थोक मूल्य सूचकांक का इस्तेमाल थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों का पता लगाने के लिए किया जाता है। अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को मापना या पता लगाना वास्तव में असंभव है। इसलिए थोक मूल्य सूचकांक में एक नमूने को लेकर मुद्रास्फीति को मापा जाता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुताबिक मई 2022 में महंगाई की ऊंची दर मुख्य रूप से मिनरल ऑयल, कच्चे तेल, नेचुरल गैस, बेसिक मेटल, खाने की वस्तुओं, गैर खाद्य वस्तुओं, केमिकल और केमिकल प्रोडक्ट्स आदि की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से हुई है। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने बेंगलुरु में इस्कॉन के श्री राजाधिराज गोविंद टेम्पल के लोकार्पण समारोह में हिस्सा लिया। यह मंदिर तिरुमाला में स्थित प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर मंदिर की रेप्लिका है। मंदिर के आयाम, स्टोन कार्विंग और सजावट भी वेंकटेश्वर मंदिर के ही समान है। इस मंदिर के मुख्य देवता भगवान श्रीनिवास हैं। भगवान श्रीनिवास को राजाधिराज श्री गोविंद का नाम दिया गया है, जिसका मतलब होता है राजाओं के राजा। आपको बता दें कि इस्कॉन की शुरुआत श्रील प्रभुपाद ने की थी। इस्कॉन को हरे कृष्ण मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आपको ये भी जानना जरूरी है कि अक्षय पात्र फाउंडेशन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा NGO रन स्कूल लंच प्रोग्राम है, उसकी शुरुआत इस्कॉन बेंगलुरु में ही हुई थी। इधर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मुख्य सचिवों की पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस कॉन्फ्रेंस में केंद्र और राज्यों की पार्टनरशिप के जरिए तेज और सतत आर्थिक वृद्धि पर फोकस किया जाएगा। साथ ही जॉब क्रिएशन, शिक्षा, ईज ऑफ लिविंग और कृषि में आत्मनिर्भरता के लिए आगे की राह तय की जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस में विचार विमर्श के लिए 3 थीम आइडेंटिफाई किए गए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्रियान्वयन, अर्बन गवर्नेंस और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के साथ ऑयल सीड्स, दाल और अन्य कृषि वस्तुओं में आत्मनिर्भरता हासिल करना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत स्कूल और हायर एजुकेशन दोनों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम पर एक सेशन आयोजित किया जाएगा, जिसमें अब तक की अचीवमेंट्स पर विचार होगा। साथ ही आज़ादी का अमृत महोत्सव रोड मैप टू 2047 पर स्पेशल सेशन आयोजित होगा। कुछ एडिशनल थीमेटिक सेशंस भी इन थीम्स के अलावा आयोजित होंगे। इनमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए माइनर ऑफेंस का डीक्रिमिनलाइजेशन, केंद्र और राज्यों के बीच योजनाओं पर कोऑर्डिनेशन, PM गति शक्ति के तहत देश का इंफ्रास्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इत्यादि शामिल हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हो रही है कि इजराइल में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एक टॉम्ब यानी मकबरा मिला है। इससे जुड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पर गहरे लाल अक्षरों में उसे न खोलने की चेतावनी लिखी है। ये चेतावनी हिब्रू भाषा में लिखी है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इस पर लिखा है कि जो कोई भी इस कब्र को खोलेगा उसे श्राप मिलेगा। यह टॉम्ब हाल ही में खोजी गई एक गुफा में पाया गया, जो कि गैलीली की जूइश बेट शेरिम सेमेट्री में मौजूद है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 65 सालों में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में पहली बार मकबरा मिला है।
1800 साल पहले यहूदी में कन्वर्ट हुए जैकब नाम के एक शख्स ने इसे लिखा था। इसे 1 साल पहले खोजा गया था, लेकिन हाल ही में इसे यूनिवर्सिटी ऑफ हैफा और इजराइल एंटिक्विटीज अथॉरिटीज के द्वारा एक ज्वाइंट प्रेस रिलीज में पब्लिश किया गया है। IAA के हेड एली एस्कोसिडो के मुताबिक यह इंक्रिप्शन लेट रोमन या अर्ली बाइजेंटाइन पीरियड का है। इस साल मार्च में हीट वेव के कारण देश में गेहूं के उत्पादन में पिछले साल की तुलना में 10% की गिरावट दर्ज की गई है। इसके चलते ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने गेहूं की एक नई हीट रेजिस्टेंट किस्म निकाली है। इसे पूसा अहिल्या या HI1634 नाम दिया गया है। पूसा अहिल्या को इंदौर स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पंजाब और गुजरात के बीजों को क्रॉसिंग करवाकर विकसित किया है। इस प्रजाति को भारत के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए देर से बुआई सिंचित अवस्था में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए चिन्हित किया गया है। बताया जा रहा है कि यदि किसान देर से बुआई करते हैं तो उस परिस्थिति में यह फसलों को हीट वेव से बचाती है। सामान्य तौर पर गेहूं को अक्टूबर-नवंबर में बोया जाता है और मार्च-अप्रैल में इसकी कटाई होती है, लेकिन पूसा अहिल्या को दिसंबर-जनवरी तक बोया जा सकता है। 100 दिन में इसमें फ्लावरिंग हो जाती है, यानी मार्च-अप्रैल में कटाई की जा सकती है। पूसा अहिल्या की औसत उत्पादन क्षमता 51.6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और अधिकतम उत्पादन क्षमता 70.6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसका दाना बड़ा, कठोर, चमकदार और प्रोटीन युक्त होता है। 3 साल के फील्ड ट्रायल्स के बाद ये किस्म अगले सीजन से कल्टीवेशन के लिए उपलब्ध होगी। इधर कनाडा और डेनमार्क के बीच चल रहा 49 साल पुराना आर्कटिक विवाद अब खत्म हो गया है। दोनों देश 1973 में नॉरिस स्ट्रेट के माध्यम से एक सीमा बनाने के लिए सहमत हुए थे, लेकिन उस दौरान हंस द्वीप पर कोई सहमति नहीं हो पाई थी। ये द्वीप उत्तरी ध्रुव से लगभग 1100 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। 49 वर्षों से इस पथरीले द्वीप को लेकर विवाद चलता आ रहा था। इस क्षेत्रीय विवाद को मीडिया द्वारा विस्की युद्ध कहा गया। समझौते के मुताबिक इस 1.3 स्क्वायर किलोमीटर के द्वीप पर एक सीमा रेखा खींची जाएगी। द्वीप का 60% हिस्सा डेनमार्क का और बाकी का हिस्सा कनाडा का होगा। नॉरिस स्ट्रेट में तेल और गैस के रिजर्व मौजूद हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के एक इंटरनेशनल लॉ प्रोफेसर माइकल बायस के मुताबिक ये रिसोर्सेज काफी गहराई में हैं और आइसबर्ग्स की अधिकता होने के कारण यहां ड्रिलिंग मुमकिन नहीं है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने हाल ही में एनर्जी कंजम्पशन के लिए VAWT यानी वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और सोलर PV हाइब्रिड सोलर मिल जैसे नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू किया है। ये तकनीक रात दिन ऊर्जा का उत्पादन करेगी। बताया जा रहा है कि वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन पारंपरिक हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन की तुलना में 15% ज्यादा इफेक्टिव है। यह पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता को घटाने में सहायक होगा। विंड स्ट्रीम एनर्जी टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने पहला फुल्ली इंटीग्रेटेड हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट बनाया है, जो एक साथ सोलर और विंड एनर्जी से विद्युत उत्पादन करेगा। इसके कॉम्पैक्ट साइज के कारण इसे आसानी से माउंट किया जा सकता है और इसकी मेंटेनेंस भी बहुत कम है। अनुमान लगाया जा रहा है कि VAWT टेक्नोलॉजी 25 सालों तक लगभग 13,140 kWh पर एनम ऊर्जा पैदा करेगी और लगभग 2,59,515 kg कार्बन एमिशन को घटाएगी। केरल में जल्दी ही इंडियन इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन स्थापित किया जाएगा। यह देश का पहला ग्राफीन रिसर्च और डेवलपमेंट नॉलेज सेंटर होगा। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से बनाया जा रहा है। यह सेंटर कोच्चि के किन्फ्रा हाईटेक पार्क में स्थित होगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की उपस्थिति में इस परियोजना के सभी इंप्लीमेंटिंग पार्टनर्स एक MOU पर हस्ताक्षर करेंगे। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल, सेंटर फॉर मटेरियल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी यानी सीमेट और टाटा स्टील एक साथ मिलकर काम करेंगे। डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला ग्राफीन ट्रांसफर की सुविधा देने के साथ ही एप्लीकेशंस डेवलप करेगा, जबकि सीमेट ऐसी एप्लीकेशंस के लिए जरूरी ग्राफीन सिंथेसिस और डेवलपमेंट का काम करेगा। टाटा स्टील इसमें प्रमुख औद्योगिक भागीदार होगा। अगर ग्राफीन की बात करें तो यह एक प्रॉमिसिंग नैनो मटेरियल है। इसका कारण है इसके एक्सेप्शनल गुण। यह सबसे पतला होने के बावजूद भी स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है।
अन्य सभी मटेरियल्स की तुलना में सबसे अच्छी तरह ऊष्मा का संचालन करता है। इसके अलावा ये एक अच्छा इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी है। ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट होने के बाद भी ये इतना सघन है कि गैसेज इससे पास नहीं हो पाती। उदाहरण के लिए हीलियम, जो कि स्मॉलेस्ट गैस एटम है, वो भी इससे गुजर नहीं पाता। ग्राफीन को सुपर मटेरियल ऑफ फ्यूचर भी कहते हैं। जल शक्ति मंत्रालय कल बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पर नेशनल वर्कशॉप का आयोजन करेगा। सेंट्रल वाटर कमीशन कल भारत में डैम सेफ्टी गवर्नेंस के लिए बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पर एक दिन की नेशनल वर्कशॉप का आयोजन करने वाला है। सेंट्रल वाटर कमीशन जल संसाधन के क्षेत्र में भारत का प्रमुख तकनीकी संगठन है। वर्तमान में ये कमीशन जल शक्ति मंत्रालय के अटैच्ड ऑफिस के रूप में कार्य कर रहा है। अगर हम बांधों की बात करें तो वर्तमान में भारत में 5334 बड़े बांध हैं, जबकि अन्य 411 बड़े बांध निर्माण के विभिन्न चरण में हैं। सबसे ज्यादा बांध हैं महाराष्ट्र में, जबकि मध्य प्रदेश और गुजरात दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। भारत में 80% बांध 25 वर्ष से अधिक पुराने हैं और 227 से अधिक बांध 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और ये 30 दिसंबर 2021 से प्रभाव में आया। अधिनियम का मकसद बांध की विफलता से संबंधित आपदाओं की रोकथाम के लिए किसी बांध की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव सुनिश्चित करना है और उनके सुरक्षित कामकाज के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करना है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति यानी NCDS के गठन को नोटिफाई कर दिया है। इसके अलावा राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण को भी स्थापित किया गया है, जो बांध सुरक्षा नीतियों और मानकों के नेशनल इम्प्लीमेंटेशन को सुनिश्चित करेगा। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क लिंक्डइन यूनाइटेड नेशंस विमेन के साथ पार्टनरशिप में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए $5 लाख इन्वेस्ट करने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत महाराष्ट्र में एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा, जिसमें 2000 महिलाओं में जॉब फेयर्स, मेंटरिंग सेशंस और पीयर टू पीयर नेटवर्क्स के माध्यम से डिजिटल, सॉफ्ट और रोजगार से जुड़े स्किल्स डेवलप किए जाएंगे। 15 महीनों के बाद इस पायलट प्रोजेक्ट के फीडबैक के मुताबिक प्रोग्राम्स में सुधार किए जाएंगे और फिर इसे एशिया पैसिफिक के दूसरे देशों में भी लागू किया जाएगा। 3 साल के रीजनल कोलैबोरेशन से महिलाओं के स्किल में बढ़ोतरी की जाएगी। आंकड़ों के मुताबिक 54.6% पुरुषों के मुकाबले केवल 41.3% महिलाओं के पास ही इंटरनेट का एक्सेस है। ये जेंडर गैप को दर्शाता है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी ITU के मुताबिक 2013 से 2017 के बीच एशिया में जेंडर गैप 17% से बढ़कर 24% तक पहुंच गया है। पुरुषों और लड़कों की तुलना में महिलाओं और लड़कियों तक एजुकेशन का एक्सेस भी कम होता है, जिसके चलते इस डिजिटल दुनिया में उन्हें कम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिल पाती हैं। लिंक्डइन और UN वुमेन इस पार्टनरशिप के जरिए इस गैप को कम करने की कोशिश करेंगे। आज से भारत की मेजबानी में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। यह बैठक 2 दिनों तक चलेगी। म्यांमार इस बैठक में हिस्सा नहीं ले रहा है। आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। यह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसे एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रों के बीच आर्थिक समृद्धि और राजनीतिक व सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। इसका सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। आसियान 10 राष्ट्रों का समूह है। ध्यान देने वाली बात है कि भारत आसियान का सदस्य नहीं है, बल्कि अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ भारत आसियान का डायलॉग पार्टनर है। आसियान के सदस्य राष्ट्र हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। भारत ने पृथ्वी 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परमाणु क्षमता रखने वाली मिसाइल है, जिसे देश में ही विकसित किया गया है। सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल की स्ट्राइक रेंज 350 किलोमीटर है। ओडिशा में चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज यानी ITR के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 3 से इसे टेस्ट फायर किया गया। इससे पहले ITR चांदीपुर से ही पृथ्वी 2 के 2 सफल परीक्षण किए जा चुके हैं। पहला परीक्षण 21 फरवरी 2018 को हुआ था और दूसरा सफल परीक्षण 20 नवंबर 2019 को किया गया था। 500 से 1000 kg तक के वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम इस मिसाइल में लिक्विड प्रोपल्शन ट्विन इंजन लगे हुए हैं।
डीआरडीओ ने रडार्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम्स और टेलीमेट्री स्टेशंस के जरिए इस मिसाइल के परीक्षण को ट्रैक किया। बंगाल की खाड़ी में इसके प्रभाव स्थल पर तैनात टीम ने इसके पूरे ट्रैक को एग्जामिन किया। 9 मीटर लंबी सिंगल लिक्विड फ्यूल्ड पृथ्वी 2 मिसाइल को इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में 2003 में शामिल किया गया था। यह IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत स्वदेशी तौर पर निर्मित पहली बैलिस्टिक मिसाइल है। राइटर्स इंस्टीट्यूट ने हाल में डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2022 जारी की। रिपोर्ट के अनुसार आकाशवाणी और दूरदर्शन पर लोगों को सबसे ज्यादा भरोसा है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने समाचारों के मामले में विश्वास में वृद्धि दर्ज की है। रिपोर्ट के अनुसार आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार जैसे लोक प्रसारक और समाचार पत्र पर लोगों का सबसे ज्यादा भरोसा है, जबकि नए डिजिटल मीडिया और 24 घंटे के टेलीविजन समाचार चैनलों पर लोगों का भरोसा कम हुआ है। सर्वेक्षण के अनुसार प्रामाणिकता और सटीकता के मामले में आकाशवाणी समाचार पर 72% और दूरदर्शन समाचार पर 71% लोगों का भरोसा है। रिपोर्ट के अनुसार आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार की पहुंच में भी इजाफा हुआ है, वृद्धि हुई है। राइटर्स संस्थान ने 93,000 से अधिक ऑनलाइन समाचार उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया था। इधर सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सिंगापुर के उच्चायुक्त ने सीएम योगी से सिंगापुर को उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहला भागीदार देश बनाने की इच्छा जताई है। उनके मुताबिक सिंगापुर की विभिन्न कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में $250 मिलियन का निवेश किया है। अधिकांश निवेश नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में किए गए हैं। वांग ने बताया कि वे अपने निवेशकों को लखनऊ सहित प्रदेश के दूसरे हिस्सों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। सिंगापुर के उच्चायुक्त ने यह भी आश्वासन दिया कि जल प्रबंधन समेत शहरी विकास और नियोजन के विभिन्न क्षेत्रों में वे योगदान देंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना में और राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के क्षमता विकास में जरूरी प्रशिक्षण देने में भी ये उत्तर प्रदेश का सहयोग करेंगे। वांग के मुताबिक औद्योगिक विकास के लिए उत्तर प्रदेश में सभी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रस्ताव पर खुशी जताते हुए बताया कि उद्योग अनुकूल नीतियों से प्रदेश का औद्योगिक माहौल बदला है। हाल ही में संपन्न हुई 3rd ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में सिंगापुर की एक कंपनी ने 1100 करोड़ रुपए का निवेश किया है। भारतीय तट पर रो और रो पैक्स फेरी सेवा के परिचालन के लिए दिशा निर्देश का मसौदा हितधारकों से प्राप्त इनपुट को शामिल करने के बाद तैयार किया गया है। ये गाइडलाइंस फेरी सेवाओं के विकास और परिचालन को एकरूप और सुव्यवस्थित करेंगे, साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देंगे। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने अपने सागरमाला कार्यक्रम के तहत देश में रो यानी रोल ऑन रोल ऑफ फेरी और जलमार्ग परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक इकोसिस्टम डेवलप करने की शुरुआत की है। मंत्रालय फेरी सेवा की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए 45 परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दे रहा है। इनकी कुल परियोजना लागत 1900 करोड़ रुपए है। सागरमाला के तहत मंत्रालय ने गुजरात में घोघा हजीरा और महाराष्ट्र में मुंबई मंडवा के बीच रोपैक्स फेरी सेवा शुरू की है। सागरमाला परियोजना भारत के बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार की एक रणनीतिक और कस्टमर ओरिएंटेड इनिशिएटिव है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जुलाई 2015 में भारत की 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर हॉलिस्टिक पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए की गई थी। जहां तक रोल ऑन रोल ऑफ शिप्स की बात है, ये कार्गो शिप्स होती हैं जिन्हें व्हील्ड कार्गो जैसे कि कार, मोटरसाइकिल, ट्रक को ढोने के लिए डिजाइन किया गया। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल ने फ्रांस की भुगतान कंपनी लायरा नेटवर्क के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत अब भारतीय लायरा नेटवर्क की मशीनों पर UPI और रुपे कार्ड का उपयोग करके भुगतान कर सकेंगे। केंद्रीय संचार मंत्री के मुताबिक UPI के द्वारा एक महीने में 5.5 बिलियन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। कई देशों जैसे कि UAE, नेपाल, भूटान और सिंगापुर में पहले से ही इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और अब US, यूरोपियन देशों और पश्चिम एशिया तक UPI की सेवाओं को बढ़ाने की बात चल रही है। UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। यह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एवं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया ऑनलाइन भुगतान का एक नया साधन है जो अंतर बैंक लेन देन को सुविधाजनक बनाता है। इसकी शुरुआत 11 अप्रैल 2016 को की गई थी।
यूपीआई को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह मोबाइल प्लेटफॉर्म पर दो बैंक खातों के बीच तुरंत धनराशि स्थानांतरित करने का कार्य करता है। 14 जून को दुनिया में कई जगहों पर स्ट्रॉबेरी मून दिखाई दिया। जून में चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। नासा के मुताबिक जब चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,60,000 किलोमीटर या उससे कम की दूरी पर हो तो यह आम दिनों की तुलना में बहुत बड़ा और ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। इसे सुपर मून कहते हैं। नासा के अनुसार एक सुपर मून वर्ष के सबसे धुंधले चंद्रमा की तुलना में 17% बड़ा और 30% चमकीला दिखाई देता है। सुपर मून दुर्लभ होते हैं और साल में 3 से 4 बार इनकी स्थिति बनती है। बहुत पहले से जून के आखिरी फुल मून यानी पूर्णिमा के चांद को स्ट्रॉबेरी मून के नाम से जाना जाता है। स्ट्रॉबेरी मून शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले पूर्वी उत्तरी अमेरिका में रहने वाली अल्गोंक्विन ट्राइब द्वारा किया गया था। जून के दूसरे पखवाड़े में अमेरिका में स्ट्रॉबेरी की फसल पकने लगती है, इसलिए इसे स्ट्रॉबेरी सुपर मून नाम दिया गया। भारत में इसे वट पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और बौद्ध इसे पोसोन पोया कहते हैं। एमएसएमई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने बिलमार्ट फिनटेक नामक एक नॉलेज फर्म के साथ मिलकर एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में बताया गया है कि तेलंगाना निवेशकों के लिए सबसे फेवर्ड डेस्टिनेशन है। टीएसआई पास योजना के कारण तेलंगाना ने 4.1 ट्रिलियन रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित किया है। इसके अलावा इस योजना से लगभग 5 लाख डायरेक्ट जॉब्स और इतनी ही संख्या में इनडायरेक्ट जॉब्स का सृजन हुआ। इस पहल से राज्य की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी बढ़ोतरी हुई है। CMIE कैपेक्स डेटाबेस के अनुसार टीएसआई पास योजना के कार्यान्वयन के बाद प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन में 30% की वृद्धि हुई। टीएसआई पास का मतलब है तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट अप्रूवल एंड सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम। ये तेलंगाना में उद्योग, निर्माण और सेवाएं स्थापित करने के लिए एक सर्टिफिकेशन सर्विस है। ये राज्य में सिंगल मैकेनिज्म की स्थापना करता है जिससे निर्धारित समय सीमा के भीतर ही आवश्यक अनुमति मिल जाती है। इसकी ऑनलाइन फैसिलिटी अप्रूवल, फीस का भुगतान, क्वेरीज का उत्तर देने जैसी सुविधाएं प्रदान करती है। एमएसएमई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की बात की जाए तो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स द्वारा कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के साथ मिलकर एमएसएमई यूनिट्स के निर्यात प्रयासों में सहायता करता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई राज्य एमएसएमई के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू की गई विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की दिशा में नए आइडियाज, रिसर्च, फंडिंग्स और तकनीकों के लिए एक इनोवेशन बैंक की स्थापना करने का प्रस्ताव जारी किया है। उनके मुताबिक IRC यानी इंडियन रोड्स कांग्रेस को IITs और अन्य ग्लोबल संस्थानों की मदद से एक वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट प्रयोगशाला विकसित करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पिछले 8 सालों से राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 50% से भी ज्यादा बढ़ गई है। जहां 2014 में यह 91,000 किलोमीटर थी, वो अब बढ़कर 1.47 लाख किलोमीटर हो गई है। सरकार का लक्ष्य इसे 2025 तक 2 लाख किलोमीटर तक ले जाना है। गडकरी जी ने बताया कि सरकार उत्तर पूर्वी राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर विशेष ध्यान दे रही है। इस क्षेत्र का राष्ट्रीय राजमार्ग में 10% हिस्सा है। अभी तक यहां 45,000 करोड़ रुपयों की लागत से 2344 किलोमीटर हाईवे बनाया जा चुका है। वे दुनिया की सबसे कामयाब टेक्नोलॉजी और नई सामग्री इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, जिससे खर्चों को कम किया जा सके और गुणवत्ता बढ़ाई जा सके। उन्होंने इच्छा जताई कि कंस्ट्रक्शन के दौरान कार्बन फुटप्रिंट और सीमित साधनों का शोषण कम से कम हो। इसी दौरान स्टील और सीमेंट के सस्टेनेबल विकल्प खोजने की बात भी की गई है। 23 जून को ब्रिक्स देशों का 14वां शिखर सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। इस साल चीन इसकी मेजबानी कर रहा है। यह सम्मेलन चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की अध्यक्षता में बीजिंग में डिजिटल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। शिखर सम्मेलन का विषय उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना, वैश्विक विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत, ये इसकी थीम है। उम्मीद की जा रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्राजील के जेयर बोल्सोनारो और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा इसमें हिस्सा लेंगे।
रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद यह इन नेताओं का पहला सम्मेलन होगा। सूत्रों के मुताबिक शी जिनपिंग 22 जून को ब्रिक्स बिजनेस फोरम और 24 जून को डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट की मेजबानी भी करेंगे। हाल ही में ब्रिक्स देशों के सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में भारतीय एनएसए अजित डोभाल ने हिस्सा लिया था। चीनी अधिकारियों के मुताबिक चीन उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों को शामिल कर ब्रिक्स ब्लॉक का विस्तार करना चाहता है। ब्रिक्स दुनिया की 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इस समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता हर साल ब्रिक्स के क्रमानुसार सदस्य देशों के सर्वोच्च नेता द्वारा की जाती है। पिछले साल भारत ने सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आज श्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस का आयोजन किया। 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने का विश्व दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भूमि के महत्व की याद दिलाना है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने भारत के लिए फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप स्टैंडर्ड जारी किए। यह स्वैच्छिक वन प्रबंधन मानक थर्ड पार्टी ऑडिटिंग को प्रोत्साहित करेगा। विभिन्न सिद्धांतों, मानदंडों और संकेतकों पर फॉरेस्ट ऑनर्स की ऑडिटिंग हो सकेगी। मरुस्थलीकरण का मुकाबला करना और वन स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन महत्वपूर्ण है। फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल द्वारा दिया गया सर्टिफिकेशन आत्मनिर्भर लक्ष्यों और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का समर्थन करेगा। कार्यक्रम के दौरान लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ का भी जिक्र किया गया। इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को जन आंदोलन बनाना है। आपको बता दें कि भूमि अपघटन का मुकाबला करने और लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के लिए भारत ने 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को रिस्टोर करने का लक्ष्य रखा है।